ओके। क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसके बारे में सबसे पहले चैप्टर के बारे में ये देखेंगे कि जो सीबीएसई ने सिलेबस क्या क्या छोड़ा है और क्या छोड़ा है या नहीं छोड़ा है या फिर कोई प्रॉब्लम है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सीबीएसई ने इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर आप एक सेकेंड, अगर आप सीबीएसई को देखो तो सीबीएसई ने बोला है कि आप इसका चैप्टर का चैप्टर 9 है, इसका छोड़ सकते हो आप इंट्रोडक्शन यानी 9.1। अगर ड्रॉप टॉपिक की बात की जाए तो सीबीएसई ने बोला कि आप इसका जो 9.1 है, अब 9.1 क्या है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वहां पर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी भी चैप्टर का आप इंट्रोडक्शन छोड़ सकते हो? इंट्रोडक्शन छोड़ने का मतलब हो गया समझाना, उस चीज को समझाना। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप मतलब समझाना, मतलब आप सबसे पहले तो समझाना ही पड़ेगा ना आपको, तभी तो आप ये सारी चीजें वो कर पाओगे। अगर समझ भी नहीं पाए तो फिर कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या है कि आपको समझाना भी, कह रहे हैं कि समझाओ मत, सीधा क्वेश्चन करो। इंट्रोडक्शन छोड़ने का मतलब यही हो गया कि आप समझाओ मत। अब तो हो ही नहीं सकता है कि आप समझाए ना, ठीक है? तो समझाना तो पड़ता है, बिना समझे तो आप समझो इसके अंदर कुछ भी ड्रॉप नहीं किया है। ये सब सीबीएसई वालों को भी नहीं पता है क्या। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद क्या ही बताएं यार, सीबीएसई इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन से, देखो मतलब कुछ भी देख दाख ले करो कैसे, मतलब क्या छुड़वाना है क्या नहीं छुड़वाना है। चलो ठीक है, जो भी उनका वो है वो देख लेंगे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हूँ। मैंने एनसीईआरटी से कुछ चीजें उठाई हैं, काफी अच्छी चीजें थी। इसके अंदर कुछ चीजें समझाना था मुझको। अब यही बात मैं आपको डायग्राम बना कर मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया, मैं टीपू सुल्तान बन गया हूँ। आप ये बोल सकते हो कि मैंने इसी से उठाया है। अब देखिए, पहले मैं आपको इसके अंदर एक ये बताता हूँ कि जो लाइन ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, और सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन और लाइन ऑफ साइट होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी हुई है और आप यहाँ पर खड़े हुए हो, अगर आप अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखते हो तो एक एंगल बनेगा, ठीक है? अगर आप सपोज करो इस टॉप पर देख रहे हो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो आप इस बिल्डिंग पर। हो सकता है कि आप इस बिल्डिंग की इस स्टोरी पर देख रहे हो, तो जो एक एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये किस किस के बीच में बनता है, ये काफी मैटर करता है। जैसा आप सपोज करो, आप एक बिल्डिंग है और आप यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है? तो जब आप देखोगे ऊपर की ओर तो एक एंगल बनेगा, ठीक है? वो आपने ऊपर की ओर देखा इस टॉप पर, तो एक एंगल बना। अब कौन सा एंगल बना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए यार, ये एक सेकंड, एक सेकंड वेट। ठीक है। तो हमारे पास, हमको एक तो ये पता होना चाहिए, ये जो एंगल बनेंगे ये बनेंगे, एक तो सीधी लाइन जाएगी जिसको ऑरिजेंटल बोला जाएगा, जिसको ऑरिजेंटल बोला जाता है। और एक लाइन या तो इस, ये ऑरिजेंटल लाइन कहीं भी हो सकती है। सपोज करो इसको ग्राउंड भी माना जा सकता है कि आपके पास, आप ग्राउंड पे ऐसे खड़े हुए हो और ऐसे देख रहे हो ऊपर की ओर, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी ये जो होगा, आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। और जो एंगल बना किस किस के बीच में, ये जो आपने देखा, आपकी जो सीधी निगाह गई, ठीक है, जो सीधी निगाह गई, इसको पता है आप क्या बोलते हैं कि लाइन ऑफ साइट। मतलब ये जो लाइन ऑफ साइट थी, ये लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में, और ये जो ओरिजेंटल लाइन होती है, ओरिजेंटल, ये इसको इसके बीच में, ये जो ओरिजेंटल लाइन होती है, ये हाँ, ये देखिए, ये जो ओरिजेंटल लाइन होती है, ये मतलब आपने ऊपर की ओर देखा, जो लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। और ये जो ओरिजेंटल लाइन होती है, ये इसके बीच में जो एंगल बना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आप अगर नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो तो आप की जो लाइन की सीधी निगाह होगी, मतलब सीधी लाइन होगी, आप निगाह बोलो इसको सीधा, कि आप सीधी एक लाइन जाएगी ऐसे। और ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, इसको ओरिजेंटल लाइन बोला। ये कुछ भी हो सकता है, हम ग्राउंड पर खड़े हुए तो आप उसने ग्राउंड को सीधा मान लिया है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी टावर पर बैठे हुए हो और आप नीचे की ओर देख रहे हो। तो जब, अगर आप नीचे की ओर देख रहे हो तो जब ऊपर से नीचे की ओर बोलते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है, मतलब अगर देखा जाए तो गड्ढा, मतलब नीचे की ओर देखना किसी चीज में।
गड्ढा जमीन में बनता है, ऊपर से नीचे देखा जाता है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास ओरिजेंटल जो लाइन हो जाती है, मतलब ये हो जाती है सीधी लाइन, ये हमेशा सीधी लाइन। और अगर आप देखो तो अगर टावर यहाँ खड़ा हुआ है यहाँ पर जमीन पर, तो ये ऐसा भी हो सकती है। ठीक है भाई, जितनी ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, सिंपल सी बात है, एक पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कुछ कहने की, लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं कि एक लाइन अगर पैरेलल है तो उसके 1000 लाइन पैरेलल खींच लो आप, तो ये सब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर नीचे से ऊपर को देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अगर बिल्डिंग को आप नीचे से ऊपर की ओर बैठ रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। उसको बनाने का तरीका ये होता है कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो तो वो यहाँ बनता है, यहाँ पर। और आपको पता है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली, बस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लग जाता है, जितना ये होता है उतना ये हो जाता है। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है इस बिल्डिंग पर, अब ये नीचे की ओर किसी ऑब्जेक्ट की ओर देख रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ साइट निगाह वाली लाइन ये, और एकदम सीधी लाइन गई होगी ऐसा, इसको हॉरिजॉन्टल लेवल बोला जाता है, मतलब सीधी लाइन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होगा, सपोज दैट ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो इस ऐसा कुछ बनेगा सिस्टम। तो हम क्या काम करेंगे, इस वाले को यहाँ ले आएंगे, एंगल को शिफ्ट को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। अब अगर वो नीचे से ऊपर देख रहा है तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ओरिजेंटल लाइन यहाँ पर हो जाती है, इसके सीधी निगाह एकदम सीधी, और जो लाइन ऊपर देखता है, मतलब ये जो भी है ऊपर की ओर देखा है, उसकी निगाह वाली जो लाइन होती है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देते हैं। मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, आप नीचे से ऊपर को देख रहे हो तो सीधा बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, वरना ऊपर से नीचे देखते हो तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। बस यही दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब देखिए, जो मेन चीज है यहाँ पर वो समझने की है। क्या समझने की, मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी, मैं सारे रेशो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये डायग्राम बनेगा हर बार यही बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी एट बी, तो और ये कोई थीटा है, तो आप बेस इसको बोलोगे और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। और आपको बताया 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। मैं इसको केवल एच पे लिख देता हूँ, एच वाई। अब देखिए, जो भी यहाँ पर एक रिलेशन आएगा, देखिए अगर मान लो आपको जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ये मान लो ये साइड दे रखी है और ये निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर और बेस निकालना हो आपको। ठीक है, तो उसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस के अंदर टेन थीटा रिलेशन बताता है कि टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर मान लो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है या निकालना है यार, और या ये हाइपोटेन्यूस गिवन है या निकालनी है, मतलब इसमें से इन दोनों में से कोई सी एक दे रखी है, तो आप कौन सा लगाओगे। आपको बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो और कॉस थीटा, कॉस के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो यही सारे वहां पर यूज होने वाले हैं ये वाले, और ये जो लाइन है इसको बेस बोला गया। अगर मान लो बेस की बिना और आपको ये निकालनी है या ये की बिना ये निकालना है आपको, तो आप क्या काम करोगे, इसके अंदर आपको पता है कि साइन कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब एक और बात देखिए, आपको कुछ एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा किसके बारे में, आपसे साइन 30, साइन 45, साइन 10, मैं क्या लिया 10 60। तो देखिए 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये याद होनी चाहिए बाई हार्ट, आपको नहीं देगा, आपको खुद पता करनी है। 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 की वैल्यू √3। एक और दो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इस पर तो कमी क्वेश्चन है, लेकिन ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूज ना हो, हर जगह यूज हो रहा है। ये साइन 30 की वैल्यू, ये साइन 10 45 की वैल्यू, जो टेबल है उसके अंदर आप आधी टेबल तो मतलब 10 वाला सिस्टम तो यहीं खत्म हो जाएगा, आपको ऐसी याद हो जाएंगी। तभी मैं बोल रहा था कि इम्प्लीमेंट करो, तो वहां पर केवल टेबल बनाना सिखा दिया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू तो एकदम आपको रट जाएंगी। तो वहां पर वो टेबल में इतना महाभारत करने की जरूरत नहीं। वो यूट्यूब पर डाल रहते हैं कि 2 मिनट में आपको ये करा देंगे, वो करा देंगे, फलाना करा देंगे, ढिमकाना। वो भैया एक साइन की हो गई, ठीक है, एक कॉस की होगी, टेन की होगी, साइन की बड़ी इजी होती है, उसको उल्टा लिख दो तो कॉस निकल जाता है, और फिर टेन का यहाँ याद हो जाता है, तो बस बात खत्म।
उसमें इतनी मगजमारी कहाँ की करनी कि हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, काले को पीला, चलो छोड़ो। आप देखिए एक्सरसाइज 9.1 है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दो चीजें मैटर करती हैं। पहली बात, आपकी इंग्लिश कैसी है, ये मैटर करता है बिल्कुल। दूसरी बात कि आपने जो समझा क्या सही समझा, ये इस बात में मैटर करता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है। दूसरी बात ये है कि आपने मैथमेटिक्स, जो आपका मैथमेटिक्स कैसा है, अगर खराब हुआ तो देखिए गोबर ही हो जाएगा फिर उसका। मतलब आपने इंग्लिश भी खराब है आपकी और मैथमेटिक्स भी खराब, तो मतलब गोबर बटे गोबर ही आएगा। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। और क्वेश्चन, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़े होते हैं, इनके स्टेटमेंट जो होते हैं, क्वेश्चन को जब भी फ्रेम किया जाता है वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं बनाते बनाते। तो आपको बार बार तीन तीन चार चार बार क्वेश्चन को रीड करना है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि मतलब एक ही बार रीड कर लिया बस हो गया। जिसने ना एक ही बार रीड करना है तो वो तो समझ लो गया, ठीक है, तो उसका तो बेड़ा ही गर्क है। तो इसीलिए आपको एक काम करना है कि क्वेश्चन को बार बार रीड करो, बार बार रीड करो। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, कुछ और कहना चाहता है कि आप गलत तरीके से रीड कर लेते हो, इसलिए क्वेश्चन को मेनली इन क्वेश्चन में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है सबको बार बार रीड करना है। नहीं करोगे अपने मार्क्स काटो। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज के 9.1 ये है, हम करते हैं। मैं इसके अंदर बोर्ड के सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, पिछले साल जितने भी आए आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड वाला पूछता है कैसे नहीं पूछता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, मैं हर चैप्टर का सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, बोर्ड वाले भी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको आप छोड़ सकते हो, बता सकते हो, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन काफी बड़े हो जाते हैं बनाते बनाते। अब मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब एक 20 मीटर लंबी रोप है, उस पर चढ़ रहा है। ठीक बात है, चलो ये बात पढ़ ली हमने कि जो रोप है वो उसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर, इससे ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद बोला कि बिच इज, बिच इसके लिए जो जरा रोप के लिए, बिच इज टाइटली स्ट्रेच, इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही काम का वर्ड है टाइटली स्ट्रेच। स्ट्रेच तभी चीजें चीजें तभी स्ट्रेच होती है अगर आपने यहाँ बांधा हुआ हो और आप उसको खींच रहे हो, तभी तो स्ट्रेच हो जाएगी। या आपने यहाँ भी बांध दिया हो और उसको कसकर यहाँ भी बांध दिया हो, तभी चीजें स्ट्रेच होती हैं। तो मतलब वो स्ट्रेच दो टाइप से हो सकती है, या तो आपने सीधा एकदम ऊपर बांध दिया हो किसी पेड़ के और नीचे की ओर एकदम 90 डिग्री पर नीचे लटकी हुई है, तब भी वो स्ट्रेच हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से कि मतलब ये दो चीजें कंफ्यूज वाली हो सकती है इसके अंदर। स्ट्रेच एंड टाइड, टाइड from the top of a vertical pole on a vertical pole to the ground। फिर से समझ लेते हैं, फिर से क्या कह रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रोप है उस पर चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच, ठीक है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। उसने क्या किया कि यहाँ बांध दिया है और यहाँ बांध दिया, तो पूरी रस्सी तन गई है, एकदम स्ट्रेच आ गया उसके अंदर। ऐसा ढीली सी नहीं रहेगी कि उसने यहाँ बांध दिया और ऐसा ढीली सी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, उसने बोला हुआ है। तो इस पर जब भी क्वेश्चन, मतलब ऐसा अपनी साइड से कुछ भी मत डाल देना क्वेश्चन के अंदर कि मतलब ऐसा तो ऐसा कैसा हो जाएगा, ये तो वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन पढ़ो करो। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, जो पोल है ये वैसे डायग्राम गिवन है इसका, ये पोल, इस पोल की आपको हाइट बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, जो ये जो रस्सी है ये वाली, देखो ये रस्सी है यहाँ पर, विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ग्राउंड लेवल के साथ। देखिए ये उसने ये बोल दिया है कि आपके पास जो एक सर्कस है, सर्कस ने किसी सर्कस वाले ने इस रस्सी को किसी पोल पर बांध दिया है, ठीक है। अब इसको यहाँ कहीं बांध दिया है, एक सेकेंड देख लो, ब्राइटनेस थोड़ी कर, उसने यहाँ पर बांध दिया है। तो जब ये बांधा है तो ये कोई पोल होगा, पोल बोला है उसने, पोल है। और ये बोला है कि ये जो ऐसा आपने रस्सी बांधी और ये ग्राउंड है, तो ये रस्सी और ग्राउंड के बीच में 30 डिग्री का कोण बनना है, एंगल बनना है, उसने बोला है। वाई द रोप, देखो ये लिखा था इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो रस्सी है विद द ग्राउंड, इस रस्सी ने ग्राउंड के साथ क्या बनाया, ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ये डायग्राम भी दे रखा है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, उसने बताया फाइंड द हाइट ऑफ द, ये मैं इसकी हाइट को ये कर लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन आएंगे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन
और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं पहली बार। 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, मतलब कुछ तो लिखना पड़ेगा इसके अंदर। ऐसे ही आप मतलब थोड़ा एग्जामर को अच्छा लग जाए, मतलब कहीं आपका लाल जैसे 3 मार्क्स का है तो उसकी जेब उसको मन में कभी भी ऐसा ना आए कि वो 3 मार्क्स रखना चाहता है, वो पूरे देना चाहता है। आप थोड़ा सा लिख देना, हालांकि मैं थ्योरी नहीं लिखवाता हूँ, लेकिन लेट कर लेना, ये लेट कर लेना, उसको भी बड़ा अच्छा सा लग जाएगा। ए बी जो है ये इसकी हाइट h है और इतने मीटर है, बस बात खत्म। अब दूसरी बात हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन अगर आपको वो रेशियो याद है, मैंने आपको बताया था पीछे कि अगर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको ये देखना है क्वेश्चन के अंदर कि कौन कौन सी चीजें गिवन है। जैसे ये एक हाइपोटेनियस गिवन है क्योंकि ये 90 डिग्री और इसके 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये जो ये है ये क्या है, ये आपकी हाइट होगी, हाइट बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनना है तो ये बेस बन जाएगा, ये वाला जो है बेस बन जाएगा और ये आपकी हाइट बन जाएगी, जिसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। अब आप अगर मान लो आपने tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पर, तो tan थीटा किसके बारे में बोलता है, दिस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस तो है ही नहीं ना, ये परपेंडिकुलर हमारे पास, तो मतलब लगाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन उससे भी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन ये इधर उधर की चीजें करने से सबसे अच्छा है कि हमको साइन थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना, बस दे दिया रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यही होता है, स्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द किसके बीच में, एक्यूट एंगल एंड द साइड्स, यही है। तो यहाँ पर उसकी वहां पर डेफिनेशन लिखी हुई थी, यहाँ सीधा एप्लीकेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आप क्या काम करोगे कि साइन थीटा, अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है ये 30 डिग्री इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन 30 का फॉर्मूला जो बनेगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर h है, सॉरी हाइट ये पर ये, तो कितना आ जाएगा, ये साइन 30 की वैल्यू जैसे मैंने बताया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कितना आ जाएगा, ये निकालो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20/2, दैट इज 10 मीटर। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 10 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए मतलब क्वेश्चन आपको लगेगा कि शायद